हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं विज्ञान विषय के अध्याय 4 को, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी 4.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 4.1 में लिखिए। यहाँ पर हमें एक सारणी दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर है नींबू का रस, इसको चख करके इसका स्वाद यहाँ पे लिखना है, खट्टा है, कड़वा है या कोई और। ठीक, संतरे का रस है, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम, खीरा, इन सब का स्वाद चखकर यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, फिर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे चेतावनी दी गई है, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। ठीक है, बिना कहे कोई चीज़ ऐसे आपको नहीं चखनी है, बिना कहे कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही नहीं छू लेनी है। ठीक है, आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। ठीक है, जो भी टेबल ये वाली हमने देखी है, जब आप इन चीज़ों को टेस्ट करेंगे तो किसी का स्वाद आपको जो है खट्टा मिलेगा, किसी का कड़वा हो सकता है और किसी का मीठा और किसी का नमकीन भी हो सकता है। ठीक है, क्या मैं भी सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? ये कह रहा है बूझो। नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसने कहा पहेली ने। ठीक, अब देखते हैं अम्ल और क्षारक, ये हेडिंग है। ठीक, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी कि एसिड होते हैं। ठीक है, दही हो गया, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, ठीक है, इन सब का स्वाद खट्टा होता है। और ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी कि एसिड होते हैं, इसलिए इनका स्वाद खट्टा होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। अगर हम इनकी रासायनिक प्रकृति को देखेंगे तो वो कैसी होती है? अम्लीय। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। ठीक है, ये जो एसिड शब्द आया है ये एक लैटिन शब्द एसियर से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे नींबू हो गया, दही हो गया, संतरा, ये खट्टे लगते हैं हमें। आंवला, ठीक है, ये खट्टे किस लिए लगते हैं? क्योंकि इनमें होता है एसिड अम्ल, और ये प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। ठीक, जो घर में खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसका स्वाद खट्टा नहीं होता है, उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक, यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। अगर आप हल्का सा पानी मिला के उसको बेकिंग सोडा में अपनी उंगलियों के बीच रगड़ेंगे तो थोड़ा चिकना लगेगा आपको, जैसे साबुन होता है। ठीक है, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, क्षारक क्या होते हैं? जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। ठीक है, ये क्षारकीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं, इनको हम क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने अम्ल और क्षारक पढ़ लिए हैं। अम्ल खट्टे पदार्थ होते हैं, उनकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है, और क्षारक कड़वे और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, इनकी प्रकृति क्षार की होती है। ठीक है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? मान लो कोई पदार्थ ऐसा है जिसको हम चख नहीं सकते और हमें देखना है कि वो क्षारकीय है कि अम्लीय है, तो कैसे पता करेंगे? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है।
ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उन पदार्थों को? सूचक। सूचकों की सहायता से हम ज्ञात कर पाएंगे बिना चखे कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है, सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। ठीक है, तो जैसे ये हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हो गई, ये सूचक है, लेकिन ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। ठीक है, क्या आप जानते हैं एसिटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सिरका में। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, ये चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल, नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे कि संतरा या नींबू, इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में, संतरा में, मौसम्बी में, इनमें साइट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल होता है दही में। ऑक्सैलिक अम्ल होता है पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी ये होता है आंवला, सिट्रस फलों में। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है, अंगूर में होता है, कच्चे आम में, इनमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये इंपॉर्टेंट है टेबल, आप इसको याद कर लेना ज़रूर। ठीक है, ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक, ऊपर जो भी हमने अम्ल पढ़े हैं सभी ये प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं। यहाँ पर अब ऐसे ही क्षारक का नाम और ये किस में पाया जाता है वो बताया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी उसमें पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, उसमें पाया जाता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। ये सब क्षारक हो गए। ठीक है, अब समझते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। यह है लिटमस, एक प्राकृतिक रंजक। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो यानी कि शैक से निष्कर्षित किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं। आसुत जल में इसका रंग मौव यानी कि नीलशोण होता है, जो कि बैंगनी रंग जैसा दिखाई देता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। लिटमस के विलयन को अगर आप अम्ल में मिलाएंगे तो वह लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। और जब आप इस विलयन को यानी कि लिटमस को क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो वह नीला रंग का हो जाएगा। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। यह विलयन के रूप में भी मिल जाता है और कागज़ की पट्टियों के रूप में भी मिल जाता है। जो कागज़ की पट्टियाँ होती है जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं, सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं यह है लाइकेन। ठीक है, इसी से वो लिटमस विलियन या लिटमस पत्र वगैरह निष्कर्षित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये लाल लिटमस पेपर और ये है नीला लिटमस पेपर। ठीक है, ये देखिए ये है क्रियाकलाप 4.1। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। चित्र में देखिए 4.2 में लिटमस परीक्षण करते हुए बच्चे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाल लिटमस पत्र पर एसिड डालो, अम्ल डालो, फिर बताओ क्या हो रहा है। तो अगर आप लाल लिटमस पत्र पर एसिड डालेंगे तो उसका कलर नहीं बदलने वाला। ठीक है, वो लाल का लाल ही रहेगा। फिर इसमें कहा है क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे नहीं। फिर इसमें कहा है क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है, नहीं। अगर आप लाल लिटमस पत्र पर अम्ल डालोगे तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। जब आप इसी क्रियाकलाप को नीले लिटमस पत्र के साथ करेंगे, मतलब इस बार जो लिटमस पत्र है वो नीले वाला है और उसमें आपने वही एसिड डाल दिया है, अम्ल डाल दिया है, तो इस बार जो नीला लिटमस पत्र है वह कैसा हो जाएगा, लाल रंग का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों का जो लिटमस पत्र है नीले वाला वो लाल रंग का हो गया अम्ल डालने पर। लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या किया था, लाल लिटमस पर ही अम्ल डाल दिया था, इसलिए उसका रंग नहीं बदला रहा। ठीक है, नलके का पानी, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी चीज़ें, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन,
तथा चूने का पानी यदि संभव हो तो विलयन आसुत जल में बनाएं। तो ये विलयन आप बना सकते हैं और इनके साथ लिटमस पत्र को चेक करके देख सकते हैं कि उसका रंग बदलता है कि नहीं बदलता है। ठीक है। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथाड़ लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। मतलब पानी में चूना डाल दो, फिर उसे अच्छे से घोल लो, उसमें से फिर पानी निकाल लो छान करके, कैसे भी, वही चूने का पानी है। ठीक है। तो ये चूने का पानी बनाने के लिए इन्होंने बताया है कि इस तरीके से बना सकते हैं। और जो एक्टिविटी आप करेंगे वो इस टेबल में भर लेंगे। ठीक है। परीक्षण जो करके देखेंगे लाल लिटमस पत्र पर उस पानी का प्रभाव, कोई भी चूने का पानी है या कोई भी चीज़ है, तो वो इसमें फिल करना है आपको। ठीक है। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका मतलब कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ठीक है। मतलब ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र किसी में भी कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, तो इस प्रकार के जो विलयन होंगे उनको हम उदासीन विलयन कहेंगे। ठीक है। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय। तो जो उदासीन विलयन होते हैं ये ना अम्लीय होते हैं ना ही क्षारकीय होते हैं। ठीक है। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। क्रियाकलाप 4.2। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोखता या ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? जब आप हल्दी पत्र पर साबुन की 1 बूंद डालेंगे तो आप जो पीला पीला कलर होगा हल्दी के पत्र का, यानी कि जो कागज़ आपने पीस काटे हैं हल्दी के पेपर पे लगा करके, तो वह रेड कलर का हो जाएगा, लाल रंग का। ठीक है। इसी प्रकार सारणी 4.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये दी गई है सारणी। आपको चेक करना है नींबू का रस हल्दी के विलयन पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है। संतरे के रस का, सिरका, दूधिया मैग्नीशियम, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर, नमक, ये सब चेक करना है कि हल्दी के विलयन पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप। ठीक है। पहले एक पेपर लिया, उस पर हल्दी लगा दी, उसे सुखा दिया हल्दी के पेस्ट को लगा के। उसके बाद थोड़ा सा आपको लेना है चूने का पानी। ठीक है। या फिर आप साबुन का घोल भी ले सकते हैं और उसको रुई के फूहे में लगा के और यहाँ पर आप फूल बना सकते हैं बढ़िया। ठीक है। बूझो कह रहा है, अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज़ पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। ठीक है। साबुन का जो विलयन है जब वो हल्दी पर लगता है तो वह लाल रंग का हो जाता है। ऐसे ही अगर आपके कपड़े पे कोई दाग लगा है हल्दी का, सब्ज़ी का दाग, जब उसको साबुन से धोते हैं तो पहले वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जो क्षार है या जो क्षारक जो चीज़ है, क्षार की चीज़, वो हल्दी को रंग बदल देती है उसका। ठीक है। इसलिए हल्दी एक सूचक की तरह कार्य करता है। अब है सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। गुड़हल के फूल भी एक तरीके का प्राकृतिक सूचक है, जैसे कि हल्दी, ऐसे गुड़हल का फूल भी एक प्राकृतिक सूचक है। क्रियाकलाप 4.3। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 4.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। तो यहाँ पर क्रियाकलाप में यही बताया गया है कि जो गुड़हल का फूल है उसके पत्तियाँ तोड़ लो, फूलों की पंखुड़ियाँ, उनको गर्म जल में डाल दो। ठीक है। थोड़ा गर्म लेना है पानी, उसमें डाल दो,
थोड़ी देर में उस पानी में उसका कलर आ जाएगा पंखुड़ियों का, ठीक है। बस उस कलर की जो बूंदें हैं 5-5 बूंदें लेनी है और नीचे जो सारणी दी गई है उनको चेक करना है, ठीक है। ये है शैम्पू तनु विलियन। शैम्पू ले लेना थोड़े से पानी में, उसमें 5 बूंद डाल के देखना गुड़हल के फूल के जो रंग की, ठीक है। फिर आरंभिक कलर देखना उसका कैसा था इस विलियन का, फिर बाद में अंतिम कलर क्या हुआ वो देखना है। ऐसे नींबू के रस में भी डाल के देखना है 5 बूंद। सोडा जल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलियन, सिरका, शक्कर का विलियन, नमक का विलियन, इन सब में डाल डाल के चेक करना है कि आरंभिक रंग क्या था और अंतिम रंग क्या आया था, ठीक है। ये तो आपको प्रैक्टिकली खुद ही करके देखना है। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। गुड़हल का फूल क्या करता है, जो अम्लीय विलयन है उनको तो वो गहरा गुलाबी रंग का कर देता है या मैजेंटा रंग, और अगर कोई क्षारकीय विलयन है उन विलयनों को वो हरा कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सूचक की तरह कार्य करता है। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते, क्यों। खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। जब आप सूखे लिटमस पत्र पर सोडे के ठोस कण रखेंगे, ठोस कण दाने वगैरह इस तरीके से रख देंगे, तो आपको कोई भी उसमें परिणाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोडे का जो विलयन है, विलयन बनाकर आपको लिटमस पत्र पर डालना होगा। सूखे से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सूखे से वो कोई वर्क नहीं करेगा, आपको उसका कलर चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखिए गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक। ये क्षारक है, ये सूचक है, ये अम्ल है, ठीक है। ये बना दिया है सूचक गुड़हल के फूल से। ये रहा गुड़हल का फूल। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहेली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है यह या यह है क्षार। प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण ना हो ज्ञान। ये जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी का जो प्रकृति होती है, इसकी अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है, अम्लीय। वैसे अगर आप इसका परीक्षण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्रियाकलाप 4.4 शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.5 में लिखिए। ये देखिए, ये है सारणी 4.5 और यहाँ पर दिया गया है अम्ल का नाम। अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। यहाँ पर लिखा है लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव क्या होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीला, लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, ठीक है, अगर हम उसको डालेंगे उस पर तो। फिर है हल्दी के पत्र पर प्रभाव। हल्दी के पत्र पर अगर आप इसको डालेंगे तो वो पीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। फिर है गुड़हल के पुष्प के सूचक का प्रभाव। अगर आप इसको गुड़हल के पुष्प के सूचक पर डालेंगे तो वह गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है। बाकी के एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चेतावनी भी दी गई है। प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचा सकते हैं। जो ये क्षारक है या अम्ल है प्रयोगशाला में जो रखे रहते हैं, काफ़ी सावधानी से इनको रखना चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, मतलब त्वचा को ख़राब कर सकते हैं, जला सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं उदासीनीकरण, ये क्या होता है। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनोल्फ्थलीन कहते हैं, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन भी एक सूचक है, लेकिन ये आर्टिफिशियल सूचक है, मैन मेड है, सिंथेटिक है, ठीक है। मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, इसे इंसानों ने ही बनाया है, ठीक है। अब देखिए, ये है क्रियाकलाप 4.5। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोल्फ्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। ये देखिए चित्र 4.4 उदासीनीकरण का प्रक्रम।
परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद को मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी रंग का हो जाता है। देखो, ये जो हमने अभी पढ़ा है इससे यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है, अगर क्षारकीय है विलयन, तो फिनोल्फ्थलीन गुलाबी रंग देता है। ठीक है, यानी कि क्षारक को अगर फिनोल्फ्थलीन में मिलाएंगे या फिनोल्फ्थलीन को क्षारक में मिलाएंगे तो गुलाबी रंग आएगा। ठीक है, इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। अगर फिनोल्फ्थलीन को अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तब कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, तब रंगहीन होगा। लेकिन जैसे उसमें क्षारक मिला देंगे तब वह गुलाबी रंग का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर फिनोल्फ्थलीन था, इसमें जब अम्ल मिलाया तब तो कुछ नहीं पता चला, कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। जैसे इसमें क्षारक मिलाना शुरू किया तभी धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पे पिंक कलर आना शुरू हो गया, गुलाबी रंग आना शुरू हो गया। और इसको थोड़ा थोड़ा डालते रहो क्षारक को, इसमें हिलाते रहो तो बिल्कुल गुलाबी रंग आ जाएगा। ठीक है, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। अब देखो, जब इसके अंदर अम्ल था और सूचक था तब कोई रंग चेंज नहीं हुआ, फिर हमने इसमें क्षारक मिलाया तो गुलाबी रंग हो गया। अब इसमें फिर से अम्ल अगर हम मिलाएंगे तो ये फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अम्ल है और क्षारक है ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें अभी क्षारक मिला हुआ है इसलिए ये गुलाबी रंग का है, लेकिन जैसे आप इसमें अब अम्ल डाल देंगे तो वह अम्ल इस क्षारक के प्रभाव को समाप्त कर देगा और ये पहले की तरह ही रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय। जब क्षारक और विलयन को आपस में मिला दिया जाता है तो जो नया विलयन बनता है वह ना तो क्षारकीय होता है ना ही अम्लीय होता है। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है, मतलब दोनों की जो प्रकृति है वो ही लुप्त हो जाएगी। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? तो ये जो यहाँ पे प्रक्रिया हुई है पूरी, ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया थी। और जैसे ये प्रक्रिया होती है और आप परख नली को टच करेंगे तो वो हल्का सा आपको गर्म महसूस होगा। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, तो इसलिए जो परख नली थी उसका भी टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ नज़र आएगा, मतलब वो गर्म हो जाएगी क्योंकि इस दौरान जो मिश्रण है, मिश्रण का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, जो इसके अंदर केमिकल था वो बढ़ गया उसका तापमान, इसलिए वो परख नली को भी गर्म कर देगा, तो वो भी हल्की सी आपको गर्म महसूस होगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। जब हम अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या होगा? लवण। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अब ये जो लवण है ये अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है या उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये यहाँ पर इसकी परिभाषा है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल का निर्माण होता है या लवण और जल निर्मित होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, उदासीनीकरण प्रक्रिया में तीन चीज़ें मिलेंगी: ऊष्मा, लवण और जल। ठीक है, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के अक्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को भी क्षति पहुंचाती है। देखो, अम्ल वर्षा कैसे होती है? जब वर्षा का जो जल है उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो अम्ल वर्षा होती है। और ये जो अम्ल है ये आता कहाँ से है? हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है,
सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये ऐसी गैसें होती है जो प्रदूषकों के रूप में होती है, मतलब ये नुकसान पहुंचाने वाली गैस है, ठीक है। अब जब ये वर्षा के जल में घुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है कार्बोनिक अम्ल, और सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है नाइट्रिक अम्ल। तो ये बारिश के पानी के साथ मिल करके गिरते हैं तब वो अम्ल वर्षा होती है। और जो ये अम्ल वर्षा है ये भवनों को, ऐतिहासिक इमारतों को, पेड़ पौधों को, जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, अम्ल प्लस क्षारक। अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो बनेगा लवण, जल और ऊष्मा भी निकलेगी। फिर है निम्नलिखित अभिक्रिया, इसका उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ये अम्ल हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार हो गया। अम्ल और क्षार को मिलाया तो बना सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है, और साथ में जल निकला और प्लस ऊष्मा निकली, ठीक है। अब देखिए बुझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। चूने का पानी होता है क्षार और सल्फ्यूरिक अम्ल ये तो अम्ल है, इनको मिलाया तो अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा तो ठंडा, गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अब देखिए दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, यह है अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। लेकिन जब ये हमारे पेट के अंदर अम्ल ज़्यादा बढ़ जाता है तब अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, ठीक है। तो हमारे पेट में जब एसिड बढ़ जाता है, अम्ल बढ़ जाता है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार होता है, तो हम इसको एंटासिड के रूप में ले सकते हैं, प्रति अम्ल के रूप में ले सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेने से हमारे पेट में जो एसिड है वह क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उसको यह उदासीन कर देता है, और जल, लवण और ऊष्मा ये निकलती है, ठीक है। अब है चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। जब कोई चींटी काटती है तो हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर एक एसिड वाला लिक्विड डाल देती है, अम्लीय द्रव। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो अगर हमें चींटी काट लेती है तो वहाँ पे एसिड होता है, क्योंकि जहाँ पे चींटी ने काटा है, तो उस एसिड को हम उदासीन करने के लिए हमें क्षार उस पर लगाना पड़ेगा। तो सोडा अगर आप लगाते हैं, खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, तो ये क्षार होते हैं। तो जहाँ पर चींटी ने काटा है वहाँ पे आप इसको लगाएंगे तो आपको वहाँ पे फिर राहत मिलेगी, आराम मिलेगा, ठीक है। फिर है मृदा उपचार यानी कि मिट्टी का उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षार की हो तो पादपों यानी कि पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षार की हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। देखो मिट्टी में भी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल करके उसको उदासीनीकरण कर दिया जाता है। और अगर कभी क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो उस केस में जैव पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जैसे कंपोस्ट खाद। और ये कंपोस्ट खाद क्या करते हैं, मिट्टी में अम्ल को निर्मुक्त करते हैं, अम्ल उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी वहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है, और मिट्टी हमारी सही हो जाती है। अब है कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया यानी कि विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं, यानी कि मछली और बाकी के जो अन्य जल में रहने वाले जीव हैं वो नष्ट हो सकते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम डायरेक्ट ही कचरा जो कंपनियों से निकला है, कारखानों से निकला है, उसको अगर हम डायरेक्ट ही नदी में, जलाशय में बहा देते हैं तो वो उनके जीवों के लिए, जो जल में रहने वाले जीव हैं, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षार के पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है।
तो उनको भी पहले उदासीन करना पड़ता है। ठीक है, उदासीन कैसे करते हैं, क्योंकि वो अम्लीय है तो उसमें क्षारक मिला देते हैं, क्षारकीय पदार्थ मिला करके उनको उदासीन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।